नमस्कार। हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण को लेकर के जो नई फैसला सुनाई गई है, जिसमें एससी एसटी कोटे में कोटा को लेकर के एक फैसला सुनाया गया, 7 जज के बेंच के द्वारा यह फैसला सुनाया गया है। तो इस फैसले के बाद से पूरे भारत भर में रिजर्वेशन को लेकर के एक नई चर्चाएं आरंभ हो गई है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आज की इस वीडियो में असंवैधानिक, अघोषित आरक्षण के बारे में बताएंगे कि आखिर वैसा आरक्षण जिसकी घोषणाएं नहीं है आधिकारिक रूप से, संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, बावजूद इसके आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद, जबकि तमाम डिपार्टमेंट में 50% आरक्षण एससी एसटी ओबीसी को प्राप्त है, बावजूद इसके 80, 90 यहां तक कि 99.9% तक जो भागीदारी हिस्सेदारी है वो अपर कास्ट का है। अपर कास्ट में भी सर्वाधिक जो हिस्सेदारी भागीदारी है वह ब्राह्मणों का है। आपने थंबनेल पे देखा होगा, मैंने अलग अलग सरकारी से लेकर के निजी तक के जो डिपार्टमेंट हैं उसमें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, हर जगह के ये आंकड़े हैं। मैं यदि बताऊं विधायिका को लेकर के, यदि मैं आंकड़ा पेश करूं तो लोकसभा में सांसद 70 से 80% तक उन्हीं का रहा है, कभी उतार चढ़ाव होते रहे हैं। राज्यसभा में 90% से ऊपर ब्राह्मणों की हिस्सेदारी रही है, सांसद के तौर पर वही रहे हैं। राज्यपाल, विभिन्न राज्यों में राज्यपाल होते हैं, 50% ब्राह्मण ही देखे गए हैं। कैबिनेट में सचिव जो होते हैं वे 33% ब्राह्मण ही होते हैं। मंत्रियों के सचिव जो होते हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो या फिर राज्य के मंत्री हो, वहां पे 50% से अधिक ब्राह्मणों को ही देखा गया है। आप यदि नजर डालेंगे, अतिरिक्त सचिव जो होते हैं 62%, अर्थात 60% से वह ब्राह्मण होते हैं। पर्सनल सचिव 70% से ऊपर ब्राह्मण हैं। यूनिवर्सिटी में 90% से ज्यादा ब्राह्मण हैं, चाहे यूनिवर्सिटी में आपका वीसी हो, वाइस चांसलर हो, अलग अलग कॉलेजों में चाहे प्रिंसिपल हो, अलग अलग डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर हो, डिपार्टमेंट हेड हो, फैकल्टीज हो, सभी मिला करके आप यदि वहां आंकड़ा देखेंगे तो 90% से ज्यादा आपको ब्राह्मण देखने को मिलेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या जो है उसमें 96% भागीदारी हिस्सेदारी ब्राह्मणों की है। हाईकोर्ट में जो जजों की संख्या है उसमें 80% जो है वो ब्राह्मण ही आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद यदि हम निजी संस्थानों की ओर आगे बढ़ें तो टीवी कलाकारों में, जो टीवी पर यहां तक कि न्यूज रिपोर्टर भी आपको देखने को मिलेंगे, जितने भी आपको खास करके मेन स्ट्रीम्स चैनल हैं वहां पे 80-90% तक आपको ब्राह्मण ही मिलेंगे। तो टीवी कलाकारों में 80 से ऊपर आपको 80% एबव आपको ब्राह्मण देखने को मिलेंगे। मीडिया में मैंने जैसा कि बताया 90% एबव आपको ब्राह्मण देखने को मिलेंगे। सरकारी नौकरियों में जो ए ग्रेड और बी ग्रेड तक, सी डी में कुछ आपको एससी एसटी ओबीसी देखने को मिलेंगे, डी में अत्यधिक आपको एससी एसटी देखने को मिलेंगे, और लेकिन ए और बी स्तर का जो सरकारी नौकरियां हैं वहां पे आपको ब्राह्मण ही देखने को मिलेगा अधिकांशतः। क्रिकेट में या अन्य जो भी स्पोर्ट्स हैं उसमें अत्यधिक, खास करके क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट को ज्यादा तवज्जो सरकार के द्वारा दी जाती है, ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। क्रिकेट एक ऐसा बिजनेस है, क्रिकेटर सेलिब्रिटी के रूप में जाने जाते हैं और उनका आय काफी अत्यधिक है, तो वहां पे ब्राह्मण ही देखने को मिलते हैं अधिक। मंदिरों में तो भाई 100% आरक्षण है कि मंदिर में कोई दूसरा पुजारी हो ही नहीं सकता है, तो 100% ब्राह्मण ही मंदिरों का प्रबंधक है, मंदिरों के पुजारी हैं, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यदि हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ओर चले तो भारतीय राजदूत जो है वो 81% आपको ब्राह्मण देखने को मिलेंगे। बैंकों में जो सरकारी बैंक है वहां पे आपको 50% से अत्यधिक, लगभग 60% के आसपास ब्राह्मण देखने को मिलेंगे। एयरलाइंस में आपको 61% ब्राह्मण देखने को मिलेंगे। मैंने आपको बोला था कि ए और बी ग्रेड का जो नौकरी है वहां पे आपको ब्राह्मण देखने को मिलेंगे। तो भारत में सबसे अव्वल दर्जे का जो नौकरी है वह आईएएस है, आईपीएस है। तो आईएएस में आपको 70% से अधिक ब्राह्मण देखने को मिलेंगे, आईपीएस में आपको 60% से अधिक ब्राह्मण देखने को मिलेंगे। तो यह आंकड़ा जो है वह हैरान कर देने वाली है। इस आंकड़े पर किसी की कोई नजर नहीं है कि अघोषित गैर संवैधानिक जो आरक्षण है वहां पे किसका कितना हिस्सेदारी और किसका कितना भागीदारी है, जबकि संविधान के द्वारा जो दिए गए हैं आरक्षण की, उस आरक्षण के आधार पर एससी एसटी को सरकार कुछ सहूलियतें प्रदान करे, कुछ विशेषाधिकार दे, कोई विशेष उनके लिए योजनाएं व्यवस्थाएं बनाए, ताकि वे सदियों से जो पिछड़ेपन का दंश झेल रहे हैं और उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सके। लेकिन हालात क्या है देश का, आप देख पा रहे हैं। आखिर क्यों अब तक एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण दिए हुए 75 वर्ष बीत चुके हैं।
7 दशक बीत चुका है, 8वां दशक में प्रवेश कर चुके हैं, बावजूद अभी 1% भी उनकी हिस्सेदारी भागीदारी विभिन्न सरकारी से निजी संस्थानों तक नहीं हो पाया है। इसके पीछे का मुख्य रीजन ये है कि दशकों से नहीं बल्कि सदियों तक से अस्तित्व और प्रभुत्व जो है वह ब्राह्मणों का है, अपर कास्ट के लोगों का है। तो वो कैसे आपको आगे बढ़ने देंगे? एससी एसटी ओबीसी के लिए जो योजनाएं बन रही हैं, योजना बनाने वाला कौन है? ब्राह्मण है। वो योजना बनाने वाला कौन है? अपर कास्ट का है, हार्वर्ड क्लास का है। तो वो पहले अपना हित देखता है, अपना नुकसान देखता है कि इस योजना को हम यदि ओबीसी एससी एसटी को दे रहे हैं तो कहीं हमारा नुकसान तो नहीं है, कहीं हम पिछड़ तो नहीं जा रहे हैं, कहीं वो ऊपर तो नहीं आ जाएंगे। तो इसलिए वो अपना हित अहित देख करके और योजनाएं बनाते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि जितना भी भारत में आजादी से आज तक सरकारें चाहे जिसकी भी रही हों, योजनाएं जो एससी एसटी ओबीसी के मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं, उन योजनाओं का प्रॉपर लाभ 100% उन जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाया है। वो बीच में ही चटपट हो गए हैं, बटादार हो गए हैं। इतने उसमें इनकी हिस्सेदारी भागीदारी अपर कास्ट के ब्राह्मणों का है कि उनका पेट भरे तब ना एससी एसटी ओबीसी तक वो पहुंच पाए। इनका पेट अब तक नहीं भर पाया है, इनका उदर अब तक उभर नहीं पाया है, वो अभी दबा पड़ा है। इसलिए जब तक इनके उदर उभर नहीं जाएंगे, अर्थात पेट इनका पर्याप्त भर नहीं पाएंगे, तब तक एससी एसटी ओबीसी का जो आरक्षण का लाभ है वह वास्तविक रूप पर धरातल पर नहीं उतर पाएंगे। अब आप सोचे कि प्रत्येक संस्थानों में कहीं 50%, कहीं 60, कहीं 70, कहीं 80, कहीं 90, कहीं 99% तक इनकी हिस्सेदारी भागीदारी है, और इनको तकलीफ किनसे हो रहा है? एससी एसटी ओबीसी को। एससी एसटी ओबीसी को दिए गए आरक्षण से परेशान है। वास्तविकता यह है कि यह परेशान नहीं है। वास्तविकता यह है कि जो संवैधानिक आरक्षण एससी एसटी ओबीसी को प्रदान किया गया है, उस आरक्षण को नासूर बता करके, उस आरक्षण को भारत के पिछड़ेपन का जिम्मेदारी बता करके, उस आरक्षण को खुद के बच्चों के लिए, खुद के लिए आगे न बढ़ पाने के लिए टैलेंट दबाने वाला एक औजार, हथियार बता करके, और अपने जो स्वयं सदियों से अघोषित गैर संवैधानिक आरक्षण जो ले बैठे हैं उसको छुपाने का यह एक नायाब तरीका है। तो इसे समझने की आवश्यकता है। अब आप कहेंगे कि आखिर इतनी व्यापक संख्या पर, बड़ी संख्या पर ये है क्यों? हर जगह पर यही है, सरकारी में चले जाओ यही है, निजी में चले जाओ यही है, और सरकारी में चले जाओ यही हो, जहां भी है सिर्फ यही है। तो इसलिए हैं कि प्रारंभ से ये हैं। अब आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि जो भी ओहले दर्जे के, जो बड़े स्तर के जो भी नौकरियां हैं या जो भी पदवी हैं, या तो वो किसी के प्रसाद पर्यंत मिलता है, किसी के पैरवी से प्राप्त होते हैं, उनके एक्सपीरियंस के आधार पर प्राप्त होते हैं, या फिर उसके लिए इंटरव्यू होता है। अब आईएएस आईपीएस का ही देख लें। आईएएस आईपीएस में होता क्या है कि जो पैनल है इंटरव्यू लेने के लिए, वो पैनल में कौन लोग होते हैं? तो अपर कास्ट के लोग होते हैं अधिकांशतः। अब अपर कास्ट के लोग जब होते हैं पैनल में इंटरव्यू देने के लिए, जब जाता है व्यक्ति, तो वहां पे टाइटल से ही उन्हें ज्ञात हो जाता है कि किसे उन्हें सिलेक्ट करना है और किसे सिलेक्ट नहीं करना है। और इस प्रकार आईएएस आईपीएस में सिलेक्शन अत्यधिक संख्या में ब्राह्मणों का या अपर कास्ट के लोगों का होता है। अब इसी प्रकार से आप जितने भी, मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि जितने भी सेक्रेटरीट हैं, वहां पे जो सेक्रेटरी हैं, चाहे कैबिनेट सेक्रेटरी हो, चाहे मिनिस्ट्रियों का सेक्रेटरी हो, चाहे आप अन्य जगहों पर जो भी सेक्रेटरी हैं केंद्र से लेकर के राज्य तक, वहां पे उन्हीं लोगों का है। इसलिए कि अब सेक्रेटरी का चूंकि इंटरव्यू नहीं होता है, सेक्रेटरी के लिए कोई प्रतियोगिता परीक्षा नहीं होते हैं, वो जो आईएएस होते हैं उन्हीं को जो है सेक्रेटरी बनाया जाता है उनके कार्यानुभव को देखते हुए। अब जब सत्ता में प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति तक, लोकसभा से राज्यसभा तक, विभिन्न मंत्रालयों में जब उन्हीं की संख्या अत्यधिक है, तो पैरवी किसके लिए जाएगा? एससी एसटी ओबीसी को कोई चाहेगा कि वो जाकर के किसी विभाग का सेक्रेटरी बन जाए, किसी सरकार में जाकर के चीफ सेक्रेटरी बन जाए, किसी डिपार्टमेंट जाकर के वो ज्वाइंट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी बन जाए, कहीं एसीएस बन जाए? ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि वहां पैरवी पर ही वहां तक पहुंच पाते हैं ना। राजदूत में राजदूत कौन बनाता है? राजदूत का सिलेक्शन किस आधार पर होता है? तो वह तो सरकारें करती हैं। अब सरकार में अत्यधिक भूमिका उन्हीं का है, तो किसके लिए पैरवी करेंगे? वो किसको रेफरेंस देंगे? अपने ही लोगों को रेफरेंस देंगे। तो इस प्रकार से वो आगे निकल जाते हैं। राज्यपाल तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। अब राष्ट्रपति वहां पे भले ही रामनाथ कोविंद जी हो, भले ही द्रौपदी मुर्मू जी हो, लेकिन अब राष्ट्रपति को चलना किनके आधार पर है? वो लोकसभा और राज्यसभा के प्रतिनिधित्व मंडल के आधार पर चलना है, और यहाँ पे अत्यधिक संख्या में कौन है और सरकारें किसकी है, तो उस आधार पर वो राष्ट्रपति डिसीजन लेते हैं। अब जिनका राज्यपाल
किनको बैठाना है, किनको हटाना है, किनको कहां पे भेजना है, ये तो केंद्र सरकार तय करती है। सिर्फ तो मोहरा के तौर पर राष्ट्रपति इस्तेमाल होते हैं। तो केंद्र सरकार जिनको जहां भेजेगा राज्यपाल के तौर पर, उनको वहां जाना पड़ेगा, राष्ट्रपति को उनको वहां भेजना पड़ेगा। तो अब बहुमत में जब वही है वहां पे लोकसभा, राज्यसभा में, मंत्रिमंडल में, तो भाई रेफरेंस किसको देंगे कि राष्ट्रपति महोदय या इनको आप भेज दीजिए। तो इस प्रकार से वो सिलेक्शन हो जाते हैं, राज्यपाल बन जाते हैं। अब कलाकारों, आप ये हो गया कि गवर्नमेंट के अंदर इस प्रकार से हैं। अब निजी संस्थानों में कैसे, जैसे खेल खिलाड़ी, वहां पे कैसे सिलेक्शन हो जाता है, वो टीवी में कैसे सिलेक्शन होता है, रिपोर्टर में कैसे सिलेक्शन हो जाता है उनका, अन्य जगहों पर जो निजी तौर पर जितने भी डिपार्टमेंट हैं वहां पे जाकर के वो कैसे अधिक संख्या में काबिज हो गए हैं। अब क्रिकेट में आप देखें तो क्रिकेट में अब वहां पे जो सिलेक्शन टीम है उसमें बहुतायत संख्या किसकी है, तो उन्हीं लोगों का है। अब उनके पास कोई क्रिकेटर का रेफरेंस जाएगा उस टाइटल वाले का, उस जाति समूह का, उस वर्ग से किसी का, तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी SC ST OBC का नाक रगड़ के यदि वो मर जाएगा उसके बावजूद भी उसका सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत कम संख्या में वैसे है ना जो हाईलाइटेड हो चुके हैं, काफी अत्यधिक उनमें टैलेंट है, तो अपने मेहनत के बदौलत वहां तक पहुंचे हैं। लेकिन अब बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम में बने हुए हैं, उनका कोई नाम तक नहीं जानता है, लेकिन वो टाइटल के वजह से वहां पे बने हुए हैं। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अब जो आपका टीवी पर है या फिर जो आपका न्यूज चैनल्स में है, तो न्यूज चैनल्स किनके हैं, अत्यधिक संख्या में उन्हीं लोगों का है, वो प्रारंभ से उन्हीं लोग हैं। तो अब वहां पे टाइटल, उस टाइटल का कोई दुबे का, चौबे का, छब्बे का, पांडे का, पाठक का, तिवारी का, ठाकुर का, इस प्रकार के टाइटल वालों का यदि रेफरेंस जाएगा तो वो तुरंत सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन इधर यदि कोई SC ST OBC टाइटल को देख करके वे तो भी सिलेक्ट कर लेंगे, वो उनको लेंगे ही नहीं। तो इस प्रकार वहां पे प्रारंभ से बना हुआ है, अभी बना हुआ है। उसी प्रकार से जो टीवी एक्टर हैं, जो टीवी पर अधिक संख्या में उनकी जो है आपको देखने को मिलेंगे कि ब्राह्मण है, अपर कास्ट के लोग हैं, तो वहां पे भी वही हैं। टीवी चैनल्स जो है वो किनके हैं, तो अधिकांशतः उन्हीं लोगों का है, तो अपने ही लोगों को बढ़ावा देंगे। तो इस प्रकार जो है सदियों से जो ये अघोषित और गैर संवैधानिक जो आरक्षण है उसके तहत जो खास करके ब्राह्मण अपर कास्ट में अत्यधिक जो लाभ लिए हैं अघोषित और गैर संवैधानिक आरक्षण का, वो ब्राह्मणों ने ले रखा है। हर जगह पर वही है। अब जज कहीं का बनना है तो जज के लिए तो इंटरव्यू नहीं होता है, जज के लिए तो कहीं कोई प्रतियोगी परीक्षा होता नहीं है, वो तो एक्सपीरियंस के आधार पर मिलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट में 10 साल का एक्सपीरियंस सिर्फ ब्राह्मणों का ही होता है, SC ST OBC का, वकील का 10 वर्षों का उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वकालत करते हुए, या फिर जो भी उसका एक कॉरम है, एक योग्यता है, वो योग्यता धारण नहीं करते हैं। लेकिन चूंकि अब जो जज सेलेक्ट करने का जो टीम है उसमें बहुतायत संख्या में वही लोग हैं, तो अपने लोगों को ही बैठाएंगे, लेंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि आज वर्तमान में हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज हैं वर्तमान में, वो दूसरे या तीसरे पीढ़ी के हैं, लगभग संख्या उनकी है। और दूसरे तीसरी पीढ़ी का जो है उनका जाति यदि देखेंगे तो किस जाति का है, तो ब्राह्मण है या फिर अन्य अपर कास्ट के लोग हैं, क्योंकि उनका प्रारंभ से ही उस पर आधिपत्य प्रभुत्व रहा है, तो वो इस रेफरेंस के माध्यम से आज जज बने हुए हैं। तो इस प्रकार से पूरे सिस्टम में वही लोग बैठे हुए हैं, वही लोग सिस्टम को चला रहे हैं। हर विद्यालय में, हर महाविद्यालय में, हर विश्वविद्यालय में। अब विश्वविद्यालयों में तो चयन जो है वह रेफरेंस के आधार पर ही होते हैं। वहां पे जो कौन VC बनेगा, कौन किस महाविद्यालय का प्रिंसिपल बनेगा, कौन आपका एग्जाम कंट्रोलर बनेगा, कौन वित्त सचिव बनेगा, कौन अन्य जो प्रशासनिक विभाग है उसका प्रशासनिक पदाधिकारी बनेगा, वो सारे चयन होते हैं। अब चयन करने वाले चयनकर्ता ही उसी वर्ग के लोग हैं, तो किसको चयन करेंगे, उन्हीं को देकर के चयन करेंगे, टाइटल देकर के चयन करेंगे। इसलिए आप तमाम जगहों पर जब आप जाएंगे तो आंकड़ा निकाल करके देखेंगे, बड़े बड़े पदों पर, बड़े बड़े ओहदे पर कौन विराजमान है, तो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं। फॉरवर्ड में भी कौन है, तो ब्राह्मण जाति के लोग हैं। अब यही तो सवाल किया जा रहा है कि आपको SC ST कोटे में मलाई दी क्या, कि कौन मलाई खाया है, कौन मलाई नहीं खाया है। जो मलाई खा लिया है उसको क्रिमिनल में डाल दो, अर्थात उसको कम प्रेफरेंस दो, और जो मलाई नहीं खाया उसको अधिक प्रेफरेंस दो। आप यहाँ पे कोटे में कोटा करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन आप जो मलाई खा रहे हैं सदियों से, मंदिर में आपका 100% आरक्षण है, अन्य जगहों पर कहीं 50, कहीं 60, कहीं 70, कहीं 80, कहीं 90% आरक्षण आप लेकर के रखे हैं अघोषित और गैर संवैधानिक, उस पर आपकी कोई ध्यान नहीं है कि आपने सदियों से जो मलाई खाया है उस मलाई में भी किसी का हिस्सेदारी है। चलो आप अपने मलाई में से SC ST OBC को मत दो, लेकिन अपने मलाई में से आप जो ब्राह्मण लोग खा रहे हो वो थोड़ा क्षत्रिय को दे दो, थोड़ा बलियों को दे दो, थोड़ा भूमिहारों को दे दो, अन्य जो अपर कास्ट में हैं उनको दे दो।
थोड़ा थोड़ा दे दो ना सभी को। आप ईडब्ल्यूएस जो बनाए हो, ईडब्ल्यूएस आर्थिक आधार पर, आप बोलते हो आर्थिक आधार पर आरक्षण है, तो ईडब्ल्यूएस में नाम ही उसका है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। तो क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सिर्फ ब्राह्मण ही हैं, सिर्फ क्षत्रिय ही हैं, किस भूमिहार ही हैं, सिर्फ लाला ही हैं? क्या सिर्फ फॉरवर्ड क्लास के ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं? क्या ओबीसी में आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है? क्या एससी एसटी में आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है? तो जब उसका नाम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग रखे हो तो सभी को उसमें प्रेफरेंस देने चाहिए, तो आप क्यों ले रखे हो सिर्फ? तो वह तो अघोषित जातीय आरक्षण है कि सिर्फ उसमें फॉरवर्ड क्लास के ही लोग ईडब्ल्यूएस बना करके और उसका लाभ ले सकते हैं। तो आप ईडब्ल्यूएस नाम रख देने से क्या हो जाएगा? तो इस प्रकार के जो भारत में अघोषित गैर संवैधानिक जो जातीय आरक्षण सदियों से चला आ रहा है, उसे भी हमें समझने की आवश्यकता है। और सभी एससी एसटी ओबीसी वर्ग के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं वे एक प्लेटफॉर्म पर आकर के और सभी एससी एसटी ओबीसी के वर्ग के लोगों को, जनमानस को आप जागरूक करने का प्रयास करें, और ताकि इस प्रकार के जो सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके ब्राह्मणों के द्वारा, लोकसभा राज्यसभा में बैठे हुए ब्राह्मणों के द्वारा, अन्य जगहों पर बैठे हुए ब्राह्मणों के द्वारा एससी एसटी ओबीसी के लिए व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, योजनाएं तैयार किए जा रहे हैं, जिसका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है, साथ ही उनको तोड़ने, बांटने, खंडित करने का, उनको आपस में झगड़ाने लड़ाने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो इस पर जो है वो सभी जागरूक हो सके और उनके जो अपर कास्ट के हैं, खास करके ब्राह्मण हैं, उनका जो साजिश और षड्यंत्र रहा है प्रारंभ से बांट करके और खुद कास्ट आधिपत्य जमाए रखना, तो इसको वो समझ सके और ब्राह्मणों की साजिश षड्यंत्र को नकार सके, उसको वो असफल कर सके। तो इस प्रकार के जागरूकता हमारे समाज के बीच में आने चाहिए, तभी जाकर के आपका आरक्षण बच पाएगा, वरना आरक्षण नाम मात्र का रहेगा। चूंकि बाबा साहब ने जो आरक्षण दे दिया, बापों के बाप बाबा साहब ने आरक्षण जो दे दिया संवैधानिक, तो उसको संवैधानिक तरीके से समाप्त करने के किसी के बाप में हिम्मत नहीं है, परंतु असंवैधानिक तरीके से षड्यंत्र और साजिश के तहत आप एससी एसटी ओबीसी के भोलेपन का फायदा उठाते हुए और आपके नासमझी, अज्ञानता, बुद्धिहीनता का फायदा उठाते हुए, आपकी अनेकता का फायदा उठाते हुए, आपकी खंडता का फायदा उठाते हुए, आप जो बटे हुए हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, उसका फायदा उठाते हुए, और वे अवश्य ही अप्रत्यक्ष रूप से उस आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, कर रहे हैं। आपका आरक्षण तो रहेगा नाम मात्र के, लेकिन उस आरक्षण का फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। उस आरक्षण का इस प्रकार से इन लोग व्यवस्थाएं कर देंगे कि आप उलझे रहेंगे, उसी में आपस में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, और सारा फायदा, सारा मलाई कौन खा जाएगा? तो ब्राह्मण खा जाएंगे, फॉरवर्ड क्लास के लोग खा जाएंगे। इसलिए आप सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है, और यह जो अघोषित गैर संवैधानिक जो आरक्षण है, इसको जन जन तक, जग जग में फैलाने की, प्रसारित करने की आवश्यकता है। लोगों को इसके प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है कि तुम बाबा साहब के द्वारा दिए हुए संवैधानिक और घोषित आरक्षण को खत्म करने का प्रयास कर रहे हो, और तुम खुद सदियों से अघोषित गैर संवैधानिक जो आरक्षण जातीय आधार पर ले रखे हो कि तुम ब्राह्मण हो तो तुम ही समाज में अव्वल रहेगो, इसको भी समाप्त करने की आवश्यकता है। जब तुम खुद से ही सदियों से लिए हुए आरक्षण को जब तुम खुद समाप्त कर दोगे, तब एससी एसटी को बाबा साहब के द्वारा दिए गए आरक्षण पर नजर उठाना।